शुरू करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। आज का सबसे पहला टॉपिक है लोकसभा टू टेक अप द मोशन टू रिमूव हाई कोर्ट जज। After proceedings in the lower house, it will go on to Rajya Sabha. Riju says 152 ruling and opposition MPs have signed the motion against Justice Verma. So, according to the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, all parties have agreed that removal of Justice Verma has to be a joint call. Now, there should be no issue with regards to which house it has to be moved. We have agreed that it will be moved in the Lok Sabha and concurred in the Rajya Sabha as per the rule. अब बात करते हैं इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में। तो लोकसभा ने ये डिसाइड किया कि दैट इट विल टेक अ बाई पार्टिसन मूव टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। उस मूव में 152 एमपीज़ ने ऑलरेडी फ्रॉम रूलिंग एंड ऑपोजिशन मिलाकर दोनों पार्टीज से साइन हो चुका है ये मोशन। द मैटर इज़ रिलेटेड टू कैश रिकवरी रो इन्वॉल्विंग हाफ बर्न करेंसी नोट्स फाउंड एट जस्टिस वर्मा's Delhi residence आफ्टर अ फायर इंसिडेंट्स इन मार्च। की पॉइंट्स क्या हैं? किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स confirmed it was a unanimous political decision. So, motion will be introduced in Lok Sabha first, then taken up to Rajya Sabha as per the Judges Inquiry Act. Cross-party consensus was achieved to ensure transparency and procedural correctness. The Rajya Sabha motion moved earlier by opposition on July 21 was not admitted. This marks a rare instance of initiating the judicial removal process under the parliamentary procedure. अब यूपीएससी के बेसिस पे इसका रेलेवेंस क्या है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू जजेस, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, फिर आ जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, नेक्स्ट कम्स एथिक्स इन पब्लिक ऑफिस। ये भी आ जाता है कि किस एथिक्स, ये जो एथिक्स की बुक है लेक्सिकन की आती है, उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला प्रीलिम्स का अगर हम देख ले तो विच एक्ट गवर्न्स द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया? सो इट इज़ द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। प्रीलिम्स में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन तो आने से रहे। इम्पीचमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये चैप्टर्स आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो जजेस का चैप्टर है, स्पेसिफिकली जो जजेस का पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द चैप्टर, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आ सकता है आपका मेंस में, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, व्हाट आर द सेफ गार्ड्स टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सी देर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इनडायरेक्टली आपका इसको पॉइंट ऑफ व्यू एथिकल सेंस में, जो कि मैंने आपको बोला है कि एथिकल एंड एथिक्स इन पब्लिक ऑफिस जो होती है, जो एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उस सेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। अब जान लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज कैसे होता है। तो ये बेसिकली एज़ पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत इसे इनिशिएट किया गया है। इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो इसी एक्ट के तहत है। सो सबसे पहला इनिशिएशन ऑफ मोशन होता है दैट सबसे पहले तो 100 मेंबर्स जो हैं ऑफ लोकसभा या 50 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, दे मस्ट साइन द मोशन। इट इज़ सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव स्पीकर और चेयरमैन। दूसरा जो आ जाता है, जब एक बार साइन होके आपने रेजोल्यूशन मोशन जो है आपने स्पीकर को सबमिट कर दिया, उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन जो होता है वो उस मोशन को एडमिट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, इफ़ एडमिटेड एन इंक्वायरी कमिटी विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी कमिटी। सो दिस कंप्राइजेज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। जो इंक्वायरी कमिटी का गठन होता है उसमें सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहता है एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, उनकी प्रेजेंस रहती है फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर एन इंक्वायरी। चौथा होता है इन्वेस्टिगेशन। सो उस इन्वेस्टिगेशन में कमिटी जो होती है, यानी कि जो इंक्वायरी कमेटी होती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है अबाउट द चार्जेस एंड सबमिट्स द रिपोर्ट। सो इफ़ अ जज इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, द मोशन प्रोसीड्स। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का। सो बोथ द हाउसेज मस्ट पास द मोशन इन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं।
फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जब एक बार पार्लियामेंट से अप्रूवल हो जाता है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो इशू हो जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज। सो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का सबसे पहला इम्पीचमेंट है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक जज के अगेंस्ट इनिशिएट किया गया था बहुत पहले, लेकिन उसको स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, सो इट वॉज ड्रॉप डाउन, बट दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इम्पीचमेंट। स्पीकर ने एडमिट ही नहीं किया था जो पहले एक बार इनिशिएट किया गया था एक जज के अगेंस्ट। सो दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इम्पीचमेंट and there would be further reforms also in the judicial system so that the misuse of power in office is not ensured by the public servants or the judges। तो इस वजह से ये जो रिफॉर्म्स हैं ये आने ज़रूरी हैं। इंडीड आई फील कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में भी काफ़ी रिफॉर्म्स आने चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज स्टेट, मैक्रोन। अब यहाँ पर जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने थर्सडे को कहा है कि उनकी जो कंट्री है उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट ड्यूरिंग द यूएन मीटिंग इन सितंबर। सो ये इसका बेसिक कंटेक्स्ट है। अब ग्लोबल रिएक्शंस क्या आए हैं इस रिस्पॉन्स पे। सबसे पहला यूएस ने रिस्पॉन्स किया, उसमें यूएस ने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इम्पोज किया है। और दूसरा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कॉल्ड इट अ रेकलेस डिसीजन सर्विंग हमस प्रोपेगेंडा। अब हमस का प्रोपेगेंडा क्या है? बेसिकली हमस जो प्रोपेगेंडा, बहुत हो सकता है इस चीज़ से ऑफेंड हो जाए, बट दिस इज़ द रियलिटी कि हमस जो है, हमस बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंट्स पाए गए हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इनह्यूमेन एक्टिविटीज़ में पाई गई है। सो दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पैराग्वे, इज़राइल, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम एंड इवन यूएस हैज़ ऑब्जेक्टेड दिस मूव। उसमें सबसे पहला जो है यूएस का मूव आया और इन कंट्रीज़ ने उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया है। इज़राइल का क्या रिस्पॉन्स है? इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ क्रिटिसाइज्ड द मूव एज रिवॉर्डिंग द टेरर। ग्लोबल सपोर्ट क्या है? ओवर 140 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड Palestinian statehood. So the move follows increasing global support for Palestine since Israel-Gaza bombardment nearly 2 years ago after the Hamas-Israel attacks. अब यूपीएससी में इसका रेलेवेंस जो आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ यूएन इन ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, और तीसरा आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट पावर्स डिसीजन फ्रांस वर्सेस यूएस ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ये टॉपिक्स जो हैं ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं और डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का। सबसे पहले कि रिकग्निशन मिल जाएगा स्टेट का, तो सॉवरेनिटी आ जाएगी, देयर वुड बी एक्सेस टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड यूएन मेंबरशिप पॉसिबिलिटीज़। दूसरा, फ्रांस मूव इज सिम्बॉलिक सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन वेस्टर्न यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि ये शिफ्ट जो है, ये पैराडिग्म शिफ्ट जो है, ये कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। So this highlights the ongoing divergence between EU and US foreign policy towards West Asia. अब प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? देखो मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस द implications of France recognition of Palestine on global geopolitical and India's West Asia policy. अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। प्रीलिम में भी आपको स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, कि किस कंट्री ने सपोर्ट किया है। आपको अब स्टेटमेंट दे दे कि फ्रांस सपोर्ट्स पैलेस्टीन स्टेटहुड, इस तरीके से दे दिया, और आपको अगर नहीं पता होगा तो आप उसको गलत मार्क कराओगे, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत चल रहे हैं। सो इस तरीके से ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ना कि इस तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट उठा के दे देगा और आप कहोगे कि हमें पता नहीं था। सो दैट इज़ वाई आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो स्टेटमेंट्स भी इस करंट अफेयर्स में मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल अभी पूरा सिनेरियो चल रहा है, जो वेस्ट पॉलिसी शिफ्ट जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपकमिंग वर्ल्ड को शेप करने में।
सो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मुइज़ू थैंक्स इंडिया फॉर पिवटल रोल इन इकोनॉमिक रिकवरी। अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बता दूं तो मालदीवियन प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुइज़ू, ही हैज़ थैंक्ड इंडिया फॉर इट्स पिवटल रोल इन हेल्पिंग मालदीव्स टू ओवरकम इकोनॉमिक एंड लिक्विडिटी क्राइसिस। So the statement was made by PM was made during the statement was made by the PM of Maldives during the PM Narendra Modi's 2-day state visit to Maldives in July. दूसरी यहाँ पर बात की गई अबाउट द इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशंस, जिसमें बताया गया है कि रिलेशंस हैड स्ट्रेन्ड द पोस्ट मुइज़ूज इलेक्शंस इन 2023 विच विटनेस्ड इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन चला था मालदीव्स में एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस। बेसिकली इंडिया का जो मिलिट्री है उसको वहाँ से चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर मालदीव्स जो है वो इंडियन मिलिट्री को वहाँ से हटाना चाहता था। सो देयर इज़ अ करेंट रीसेट ऑफ टाइज दैट बिगैन विद मुइज़ूज विजिट टू इंडिया in October 2024. The current meeting signals a positive shift and mutual intent for future. की हाईलाइट्स क्या यहाँ पर इशू किए गए हैं। सबसे पहले मुइज़ू जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया है इंडियाज़ इकोनॉमिक असिस्टेंस ड्यूरिंग द मालदीव्स फाइनेंशियल क्राइसिस। बोथ लीडर्स डिस्कस्ड एंड चार्टेड अ क्लियर पॉइंट एंड पाथ फॉर कोऑपरेशन इन मल्टीपल डोमिनेंट्स। So India continues to play a strategic role in Indian Ocean region, particularly with small island nations like Maldives. What is the geopolitical importance of this meeting? सबसे पहला मालदीव्स जो है वो स्ट्रैटेजिकली जो इंडियन ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लाई करता है। आप मैप में एक बार मालदीव्स की लोकेशन देख लीजिएगा, वहाँ के जो आसपास के इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं वो नोट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको वहाँ पर जो भी वाटर शेड्स हैं यानी रिवर शेड्स हैं जो मालदीव्स के, वो भी आपको नोट कर लेने, क्योंकि ये वर्ल्ड रिवर्स के जो वाटर शेड्स हैं ये 3-4 साल से बहुत प्रोमिनेंट वेज में क्वेश्चंस में पूछ ले रहे हैं। आपको 3 कॉलम क्वेश्चंस में दे रहे हैं या 2 कॉलम क्वेश्चंस में आपको दे रहे हैं। यहाँ पर कंट्री दे दी, यहाँ पर आपको वाटर शेड बता दिया, या दूसरे में 3 कॉलम क्वेश्चन में आपको कंट्री दे दी, किस ओशन में वाटर शेड होता है, रिवर शेड होता है और किस कंट्री से है। तो ये इस टाइप के 3 कॉलम क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो मैप बेसिस पे भी आप इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा एक बार। दूसरा जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कि चाइना फैक्टर जो है वो की रोल प्ले करता है एज मालदीव्स हैज़ ग्रोन टाइज विद चाइना। स्ट्रेंथनिंग इंडिया मालदीव्स टाइज अलायंस विद इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। विजन, ये एक विजन है बेसिकली। प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो सागर प्रोजेक्ट है आपका, जो विजन है सागर, उस पर आप प्रीलिम्स बेसिस पे थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। और दूसरा आपका आ जाता है मेंस बेसिस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले ये पूछ लेगा कि इंडियाज़ रिलेशंस विद मालदीव्स आर क्रूशल फॉर रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी, डिस्कस इन लाइट ऑफ रीसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, नॉट डेवलपमेंट। सेकेंड ऐसे आ सकता है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ रिलेशंस विद इट्स नेबर विद रेफरेंस टू मालदीव्स। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है झारखंड माइन कोलैप्स रेस्क्यू ऑपरेशंस बिगिंस। अब ये जो है ये ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है एंड इट विल कम अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। माइन कोलैप्सेस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, आपको पहले तो कॉज पता होना चाहिए। कॉज इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपको कॉज पता होगा तो ही आप जो लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये लॉज बनाए गए हैं वो आपको पता चलेंगे। बेसिकली देखा जाए तो जितने भी कोलैप्सेस होते हैं वो मानसून सीजन में होते हैं, क्योंकि अंदर से माइन खोखली हो जाती है। डिगिंग करते करते किसी भी चीज़ को अंदर से खोखला हो जाएगा तो क्या ग्राउंड कोलैप्स हो जाएगा। सो यही कारण है कि काफ़ी ज़्यादा माइन वर्कर्स जो होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी रिस्क पे रहती है। एक तो सबसे पहले वो ग्राउंड के नीचे काम करते हैं, कोई सेफ्टी वेल्व नहीं होता है, ठीक है।
कोई ऐसा ओपनिंग भी नहीं होता है कि एकदम से अगर पानी भरे या कुछ हो तो एकदम से बाहर निकल सकें। सो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं और यूजुअली जब मानसून सीज़न होता है तो माइंस को बंद कर दिया जाता है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप इस पर थोड़ा इस टॉपिक से रिलेट करके थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि अगर आप वहाँ पर एक ऑफिसर हैं, माइनिंग ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, ठीक है, या आईपीएस हैं, ठीक है, या एनडीआरएफ में भी आईपीएस की पोस्टिंग होती है, एनडीआरएफ होती है, एनडीआरएफ के भी चीफ जो होते हैं उनमें आईपीएस ही अलॉट किए जाते हैं। तो आप किस तरीके से काम करोगे फिर टीम को रेस्क्यू करने के लिए? सो अ जॉइंट टीम फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स दैट इज़ एनडीआरएफ एंड द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL started a search operation on Friday to rescue miners trapped in an abandoned coal mine in Jharkhand's Dhanbad district. So this was an abandoned coal mine. See, a senior official said the roof of the mine had reportedly caved in on July 22. The operation, led by 35-member squad of the NDRF and 15-member BCCL team, began at 11:30 a.m. after a bid to search for the miners on Thursday proved futile. So Jamshedpur West MLA and former Minister Saryu Roy on Thursday alleged that a cover-up to conceal at least 15 deaths in the incident has been issued. So अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आई फील कि जो भी अबैंडन्ड माइंस हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर ये अबैंडन्ड माइंस बंद हो जाएंगी तो ये प्रॉब्लम्स ही कम आएंगी। और ये ऑर्डर्स भी इशू होते हैं लेकिन इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इट इज़ एन एडिटोरियल, कारगिल पहलगाम एंड अ रिवैम्प ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस एडिटोरियल में बेसिक कंटेक्स्ट जो बताया जा रहा है दैट इज़ अबाउट द 26th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल दिवस, कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था, एंड द रीसेंट पहलगाम टेरर अटैक ऑफ 2025। सो ये एडिटोरियल जो है बेसिकली इट हाईलाइट्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एंड emphasizes द नीड फॉर continued reforms. What are the lessons from Kargil? Kargil was a turning point in India's defense posture. This led to modernization of armed forces. क्योंकि कारगिल में हमने जीत तो लिया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हम लोग को देखनी पड़ी थी क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे और हम लोग के पास कोई मॉडर्नाइज्ड वेपन्स भी नहीं थे। सो दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट एंड दिस लेड टू द रिवाइवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कैसे हुआ? सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन हुआ, दूसरा इम्प्रूव सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस उसको ब्रॉड इन किया गया, तीसरा देयर वाज अ शिफ्ट इन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी एंड रीजनल डिप्लोमेसी। सो दिस हाईलाइटेड द लैप्स इन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एंड द नीड फॉर जॉइंट मिलिट्री प्रिपरेशंस। पहलगाम टेरर अटैक की अगर हम बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि इस अटैक में सबसे पहले जो टूरिस्ट थे और सिविलियंस थे उनको टारगेट किया गया था कश्मीर में। सो दिस इकोड द पास्ट टेरर अटैक्स लाइक मुंबई का जो 26/11 का अटैक था उस तरीके का, उससे भी भयंकर ये अटैक था। सो इंडिया रिस्पॉन्डेड विद सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स दैट वाज सिमिलर टू 2019 बालाकोट स्ट्राइक्स बट दे वर मोर फियर्स देन दिस। तो उसके पहलगाम अटैक में जो सिविलियंस को मारा था, जो टूरिस्ट को मारा था, वो बेसिकली जो उरी अटैक था और आपका जो बालाकोट का अटैक था उससे भी ज़्यादा भयंकर अटैक किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो उनके डिफेंस सिस्टम्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उनके जो एयरक्राफ्ट बेसिस थे, जितने भी एयर बेसिस थे, नेवी बेसिस थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था फुल्ली एंड completely. So the incident basically emphasized the need for quick retaliation, importance for proactive counter-terrorism policy, and continuation of Pakistan-sponsored proxy war. Evolution in security strategy. Post Kargil reforms, Defense Intelligence Agency का गठन हुआ जो कि 2002 में हुआ था उनका गठन, and also there was National Technical Research Organization that is NTRO in 2004. So this enhanced cooperation between RAW and IB and military intelligence. The Chief of Defence Staff position was created in 2020. So this enhanced the framework. और ये इसलिए भी क्रिएट की गई थी कि एक ईज वे में तीनों फोर्सेस को कम्युनिकेट किया जाए और उनको हैंडल किया जाए। दूसरा जो आपका एवोल्यूशन देखा गया वो देयर वाज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ माउंटेन कॉर्प्स
artillery upgrades, and UAVs and real-time data sharing. So conventional versus asymmetric warfare की भी बात इस आर्टिकल में की गई है. सो कारगिल वॉज अ कन्वेंशनल वॉर. पहलगाम रिप्रेजेंट्स एसिमेट्रिक टेररिज्म. India's strategy has evolved from reactive to preventive. So there is a stress on unified command structure, integrated approach across army, navy and air force, and joint operational training. Current and future challenges की भी बात की गई है इस आर्टिकल में. ये बोला गया there is a persisting threats from cross border terror and state sponsored extremism. So there is a need for constant surveillance, political military synergy, and also there is a need of staying ahead of the next Kargil or Pahalgam. Now, what are the probable questions if we talk about? So the probable questions can be, सबसे पहला ये आ सकता है कि what advances have been made in India's defense strategy with respect to national security and defense reforms. दूसरा ऐसे आ सकता है, evaluate the challenges of asymmetric warfare in the context of recent terror attacks in Jammu and Kashmir. तीसरा ऐसे आ सकता है, India's security doctrine needs continuous evolution examined with reference to Kargil and Pahalgam incidences. नेक्स्ट आपका टॉपिक है who made mangroves a buzzword. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली it highlights about the scientists who made mangroves a buzzword and the contributions of Professor Saifullah Khan, who is a pioneer in mangrove conservation. So this is important with respect to environment and ecology. सो बेसिकली अगर हम बात करें मैंग्रोव्स जो हैं वो दे आर एम्फोसाइज्ड फॉर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अंटिल लेट 1980s मैंग्रोव्स वर लार्जली अंडर वैल्यूड, बट खान्स research showcased their critical role in biodiversity, coastal protection, climate regulation, and livelihood support. His work influenced global framework like UNDP, UNESCO, and the World Charter for Mangroves. India too witnessed rising mangroves awareness, leading to a 64% increase in mangrove cover since 1987. So 1987 से increased mangrove cover देखा गया है. कितना प्रतिशत? 64% का इंक्रीमेंट देखा गया है. So this is aided by government schemes and restoration projects. The 1980 Odisha cyclone and 2004 tsunami highlighted the mangroves natural disaster buffering capacity. अब ये हम सब जानते हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, they're the natural buffer zones who deal with cyclones. So they cause less, उनकी प्रेजेंस की वजह से लेस वो होता है, डिस्ट्रक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लॉन्स. मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन साइक्लॉन्स की वजह से होता है वो कम होता है. सो इंडिया टू विटनेस द राइजिंग मैंग्रोव अवेयरनेस अप टू 64%. और उसके अलावा 2004 की जो सुनामी थी उसमें भी मैंग्रोव्स ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था एज अ नेशनल डिजास्टर बफर्स. सो इंस्टीट्यूशंस लाइक मैंग्रोव सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ MSI, it played a key role in spreading the mangrove awareness. Today, mangroves are central to climate resilience, disaster mitigation, and coastal ecosystem restoration, aligning with the Paris Agreement and SDG 13 and 15 goal. So यहाँ पर SDG 13 and 15 आ जाता है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर भी थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा. The article stresses the need for the continued research, community involvement, and sustainable mangrove management, which is very important for coastal economy and community, and also to prevent cyclonic or tsunamic destructions. Basically, शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, जो भी साइक्लोन्स आते हैं सुनामी, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लोग. टॉपिक आ जाता है गिव एंड टेक. द इंडिया UK ट्रेड डील में सेटअप टेम्पलेट फॉर EU and US डील्स. The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) exemplifies the principle of give and take in bilateral trade. The UK has offered India duty-free access for 99% of its tariff lines, but remained restrictive on the movement of Indian professionals, allowing only a small quota. India, in return, opened 90% of its tariff lines, excluding sensitive agricultural products. The agreement also includes a gradual reduction of tariffs on automobile imports from UK,
allowing India's domestic industry time to adjust. Though the UK is not among the India's biggest trading partners, the deal holds potential for sectoral growth. अब किन सेक्टर्स में ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? टेक्सटाइल्स में, लेदर में, एग्रीकल्चर में एंड केमिकल्स में. सो इन सेक्टर्स में ग्रोथ की बात की जा रही है. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि देयर वुड बी अ बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स टू यूरोप वाया यूके एंड position India as a more attractive investment hub. Importantly, this deal could set a template for future trade agreements with larger economies like European Union and US, who may now seek even greater concessions from India. नेक्स्ट आपका है हीलिंग मणिपुर. फ्रेजाइल पीस डिमांड्स पॉलिटिकल एक्टर्स परस्यू जेन्युइन रिकन्सिलेशन. अब मैं यहाँ पर आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है अबाउट द प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months from August 13 amid the ongoing ethnic violence between Kuki-Zo and Meitei communities. So this followed the resignation of N. Biren Singh and fall of BJP government. Now what is the background crisis which they are discussing about? So there is a long-standing ethnic divide. मैंने इसे पहले भी डिस्कस किया अपनी वीडियो में. Kuki-Zo demand a separate administration. Meitei groups brand Cookies as outsiders. Basically Meitei groups जो हैं वो कहते हैं कि Cookies कोई ट्राइब नहीं है, वो they do not, so they should not be given a scheduled tribe reservation. So there is a sharp communal segregation with buffer zones and segregated communities. अब की issues की अगर हम बात करें तो there is a breakdown of governance and internal security, rise of militant groups which are operating the impunity. Also there is a failure of political leadership to act decisively. Also there is a decline in public trust worsened by biased governance narratives and lack of reconciliation voices. Now next, if you talk about the administrative and political recommendations, what are they? So there should be continued de-weaponization and crackdown on militant groups, encourage moderate voices for reconciliation, political gestures and civil society participation are essential. Rule of law alone is insufficient. Political initiative must supplement the administrative efforts. What is the role of center and civil society in that case? Center must urgently engage to bridge ethnic divisions. Responsibility must be shared across political spectrum and civil society. Hardliners must be defied to begin reconciliation. Now what is the way forward which is being highlighted here? So there should be true peace lies in healing ethnic fractures, inclusive governance, collective political will, etc. अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेंस में आ सकते हैं मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि पॉसिबल क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस इन रिजॉल्विंग द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर. व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म पीस एंड रिकन्सिलिएशन. Secondly, it can be like healing fractured societies requires more than governance, it needs political will. Analyze this is in the context of recent developments in Manipur. So इस तरीके के questions जो हैं वो आ सकते हैं. Next is government silent on reforms to address judicial misconduct. Judicial misconduct जो है ये basically एक part होता है to consider the impeachment of a judge. So the Union Law Minister, in response to a query on judicial reforms, cited existing constitutional provisions for judge removal, but did not address the need for reform the expert consultations. This comes amid misconduct allegations against the Allahabad High Court judge, raising concerns over judicial accountability and procedural transparency. So यहाँ पर बेसिकली जुडिशियल जो भी रिफॉर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल सेक्टर, जो आपका जुडिशरी से रिलेट करते हैं, जो भी रिफॉर्म्स हैं उनकी बात की जा रही है कि उन पे भी रिफॉर्म्स होने चाहिए. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कुछ ऐसे लिमिटिंग रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिसकी वजह से जो मिसकंडक्ट हो रहे हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी, एथिक्स का एथिकल बिहेवियर जो है इन ऑफिस कैपेसिटी उसका वायलेशन हो रहा है. सो इस तरीके के मिसकंडक्ट को एड्रेस करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए. सो उसी की बात हो रही है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनएसजी बिल 2025 विल सेफगार्ड वुमेन एथलीट्स. द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एनएसजी
Bill 2025 is a landmark step in Indian government and Indian sports, especially for safeguarding the women athletes. With its safe sports policy, the bill emphasizes protection from the harassment, strictly aligning with the POSH Act. पॉश एक्ट के बारे में आप पता कर लीजिएगा थोड़ा. It aims to recreate a respectful, abuse-free environment for all the athletes, regardless of gender. Notably, it mandates the inclusion of at least 4 women in executive committee of sports bodies, promoting gender representation and decision making. The bill also addresses challenges faced by minor athletes, especially from rural areas, of who often lack access to redressal mechanisms, encouraging open dialogue. It stresses the need for supportive structure where voices are heard without the fear. The coaches and administrators are expected to play a key role. This reform boosts athlete confidence and reinforces that India values not just achievement but also well being, dignity, and equity. The bill is hailed as a step toward gender justice in Indian sports. This is the last topic of the day. इंडिया यूके पैक्ट अवॉइड्स सोर्स कोड मैंडेट्स. अब यहाँ पर जो बात हो रही है अबाउट द, सबसे पहले जो सेटा एग्रीमेंट डील हुई है उसमें जो डिजिटल ट्रेड है उस पर बात की जा रही है. सो डिजिटल ट्रेड चैप्टर जो है वो बेसिकली अवॉइड करता है मैंडेटरी सोर्स कोड डिस्क्लोजर के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है जो कि सेटा के अंदर डिफाइंड है. So, this avoids mandatory source code disclosure, offering relief to foreign tech firms concerned about the cyber security and reverse engineering. This reflects a pro-innovation approach, promoting ease of doing business while avoiding heavy-handed regulations. The Software Freedom Law Center, that is SFLC, hailed the move but emphasized reconciling it with data protection laws of both the countries. A key provision enables access to each other's open government data, facilitating transparency and collaboration. CETA also commits to ensure validity of e-contracts, promoting online consumer protection, electronic authentication, and open internet access. Notably, India has not committed a data localization, preserving regulatory autonomy for sectors like finance and banking, where strict data storage norms remain. Overall, the pact reflects India's evolving digital trade posture and may shape future global standards in digital economy, governance, data privacy, and cyber security. So, this is all what they are talking about. So, that's all for the day. Here I end my analysis. I request you to like, subscribe, and share my channel. Thank you, and have a nice day.